यार फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट में हमारी हीरोइन की आवाज पूरे क्वार्टर में गूंज रही होती है कि किम ह्योन मुझसे मिले बिना मरना मत। और ये बात सुन के हमारा जो डबिंग कर रहा था वो पर्सन कहता है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि टारगेट किसी इंसान को ढूंढ रही है और वो कोई किम ह्योन है। ये गलत बात है, आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए। और तभी जो हमारी प्रोफेसर होती है वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती है कि देखो, हमें अकाउंट नंबर मिल चुका है, अब इसको यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत हुआ। और ये बात सुनकर वो इंसान चिल्लाने लगता है और कहता है कि ऐसे कैसे आप बोल सकती है कि खत्म कीजिए। मगर हमारी प्रोफेसर की आंखों को देखकर वो एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से ही उसे धमकी दे रही होती है कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारा क्या होगा तुम्हें नहीं पता। इसलिए तो बेचारा भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाता है वहां पर। मगर फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वो गुस्से से वहां से निकलते हुए कहता है कि ठीक है, अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी परफॉर्मेंस की रिव्यू में अगर कोई भी बाधा आई तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सुना तुम लोगों ने। और ये बात बोलकर वो वहां से निकलने लगता है। और वोन चांग तो बेचारा वहीं पे खड़ा ये सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। और वो अपने मन में बस यही सोच रहा था कि मास्टर। मगर इससे पहले कि वो कपकपाते अपने होठों से कुछ बोल पाता, हमारे पीछे प्रोफेसर उसे देखकर कहने लगती है कि वोन चंग, क्या तुम्हें पता है जब जानवर अपने नाखून दिखाने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। और तभी फिर वो उसे घूर कर देखने लगता है और कहता है क्या मतलब होता है मैडम। और फिर वो कहती है कि वो भूखा है, इस वक्त उसे भूख लगी है और खाना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और तभी वो चांग के तो 12 बज जाते हैं और वो सोचने लगता है सच में ये पागलपन है, अब क्या होगा आपका मास्टर, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी निकले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कुछ। और इधर सीन शिफ्ट होता है सीधा हमारे हीरो पर, जो कि इस वक्त पूरा अपना गुस्सा हमारी हीरोइन के ऊपर उतार रहा होता है। तभी तो वो सोफे पर लेटा हुआ उसकी चिन को पकड़कर उसके होठों को छूने लगता है। और हमारी हीरोइन तो अजीब सी आवाजें निकालने लगती है क्योंकि उसे दर्द जो हो रहा होता है। और हमारे हीरो बस उसे घूर कर देखे जा रहे थे और फिर उसकी टंग पर अपने थंब को रखते हैं जहां से उसका सलाइवा भी बाहर आने लगता है। और ये देखकर कहीं ना कहीं हमारे हीरो थोड़ा बहक से जाते हैं, आखिरकार है तो वो इंसान ही ना। मगर तभी उसकी नजर जाती है एक साइड पर, हमारी हीरोइन के होठ पर, यहाँ पर अभी भी वो चोट के निशान बाकी थे। और तभी फिर उसे महसूस होता है कि इस वक्त इसे मरहम पट्टी की जरूरत है। मगर हीरोइन को इस तरीके से नीचे देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर रहा होता, तो फिर वो सोचता है कि मुझे इस वक्त कंट्रोल ही कर लेना चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि उससे शायद वो अपनी पुरानी बीवी जो याद आ रही थी। तभी तो वो बेचारा सब्र का घूंट पी लेता है और फिर उसे वहीं पर छोड़कर साइड की ओर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अभी भी सूजन बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, मुझे लगता है हमें इसका ध्यान रख लेना चाहिए। और फिर वहां से उठकर जाते हुए कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारी मेडिकल किट कहाँ पर है, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ। और हमारी हीरोइन तो बेचारी अच्छे से खांसते हुए सांस लेने लगती है क्योंकि उसने उसका दम जो घोट के रखा हुआ था। और तभी फिर वो उसे गुस्से से घूर कर देखने लगती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो इंस्ट्रक्टर, मैं अपने पति के सामने कोई लव ट्रायंगल नहीं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं चाहती कि वो समझे कि मेरे और मेरे इंस्ट्रक्टर के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। और तभी हमारे हीरो जो कि मेडिकल किट लेने के लिए गए थे वहीं पर रुक जाते हैं और फिर हमारी हीरोइन की तरफ बिना देखे कहते हैं कि मेरी बात सुनो, अब जो होना था वो हो चुका है। और ये बोलकर वो मेडिकल किट को उसके पास फेंक देते हैं। तभी फिर हमारी हीरोइन सामने किम ह्योन को देखने लगती है जो कि हाथ में कपड़ा लेकर खड़ा होता है। और फिर वो कहती है कि अब ये तुम क्या करने वाले हो। और हमारे हीरो बड़े ही आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे इस वक्त करना चाहिए। हमारी हान सियो रिंग ने यहाँ पर बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, अब मैं उस बखेड़े को
शराफत से सही तरीके से ठीक कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं। और तभी फिर वो नीचे झुककर उस खून को साफ करने लगते हैं जो जमीन पर इतना ज्यादा हुआ पड़ा था, यानी कि जिन लोगों को हमारी हीरोइन ने मारा था उनके खून को साफ कर रहा होता है। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है कि क्या कर रहा है ये, मतलब इसे ये सब करने की क्या जरूरत है। मगर ये तो खून भी इतनी सफाई से साफ कर रहा है कि एक भी बूंद तक नहीं नजर आ रही। ये कितना आराम से ये सब कुछ कर सकता है ना। मगर क्या ये सही है? लगता है मेरा डिसीजन सही था इस इंसान को अपने करीब रखने का। मगर मुझे एक बात अभी भी खटक रही है कि क्या सच में ये कमांडरशिप है? मतलब कि एक कमांडर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? अभी हमारे हीरो कुछ बोलने लगते हैं उसकी सोच को तोड़ते हुए, और हमारे हीरो कहते हैं कि जो किचन में ऑयल गिरा पड़ा है ना सारा, वहां पर कोई कपड़ा सूती ले लेना या अखबार से उसे साफ कर लेना। मगर अगर फिर भी साफ अच्छे से ना हो, तिसलन लगी हो, तो साबुन से अच्छे से उसे वॉश कर लेना, ठीक है? ऐसा ना हो कि कहीं तुम गिर पड़ जाओ। और ये बोलते हुए वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ वैसे एक बात कहूँ हांस्यू रिंग, तुम कुछ ज्यादा ही अपने हाथ पांव नहीं चलाती हो। और उसकी ये बात सुनके हमारी हीरोइन उसे घूरते हुए देखने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने हाथ पांव इतनी देर से चला रही हूँ तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने ये मौका पाने के लिए, उस इंसान से बात करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी, कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा मुझे ये सब करने के लिए। मगर तुमने एक ही पल में सब कुछ तहस नहस कर दिया। और क्या तुम जानते हो कि अगली बार मुझे ऐसा मौका मेरे पास लेकर आने के लिए अब इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक चाल चलनी होगी, ताकि वो लोग मुझ पर ध्यान दे सकें। हर बार ऐसा ही होता है, पहली बार जितना डेंजरस काम होता है, अगर तब काम ना बने तो उसके बाद मुझे और भी ज्यादा कुछ खतरनाक करना पड़ता है। और इस बार मैं फिर से फेल हो गई हूँ और अब मुझे सोचना होगा कि अब मैं इससे ज्यादा खतरनाक क्या करूं ताकि उन सब का ध्यान मुझ पर जाए। और ये बात बोल रही होती है हांस्यू रिंग बहुत ही आसानी से, मगर हमारे हीरो तो एकदम से उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि खतरनाक से खतरनाक काम, मतलब ये जो सारी हरकतें कर रही थी वो किम ही उनको ढूंढने के लिए ही थी। मतलब इसका कोई भी सेल्फ मतलब नहीं था। वो नॉर्थ की तरफ गाड़ी को घुमा लेना और वहां के गेट में तोड़ फोड़ करना, वो सब। और यहाँ तक कि वो ब्लास्ट की ट्रेनिंग में भी फर्स्ट आई है, उसके अंदर इसने कितना कुछ बर्दाश्त किया। ठंडे पानी में कितनी देर तक खड़े रहना, इसी तरीके से रॉड के साथ लटके रहना, मतलब कि इसकी जान तक तब अटकी हुई थी। मगर इस बंदी ने कोई भी वहां पर शर्मिंदगी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि पूल के अंदर जब बिना कपड़ों के इसे रहना था तब भी इसने एक बार भी वहां पर किसी को कुछ नहीं कहा और बिना कपड़ों के वहां पे लड़कों के बीच में रही है। और वो जंग, वो तो जो सबसे ज्यादा गंदा इंसान था। और ये सोचते हुए हमारे हीरो को गुस्सा आता है और तभी तो वो ब्लड से टूटा हुआ हैंकी वहीं पर फेंक कर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ओ इसीलिए तुमने ब्लास्ट को ज्वाइन किया था ना? सच सच बताना है ना? और इतना सब कुछ तुमने बर्दाश्त किया वहां ट्रेनिंग में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस सिक्योरिटी टीम में आने के लिए, बुरी चीजें सीखने के लिए, बुरा इंसान बनने के लिए, ताकि तुम उस इंसान को पकड़ सको जिस इंसान के सामने तुम मर भी जाओ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम उस इंसान को ढूंढने के लिए अपनी हर एक चीज दांव पर लगाकर बिना डरे इतना सब कुछ कर रही थी। और बुरा मत मानना, तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में तुम कामयाब हो गई अपने पति से बात करने के लिए? हाँ, NIS को लगता है तुम अच्छे से नहीं जानती। यहाँ पर लोगों को भेजने से पहले ही साजिशें तैयार हो चुकी थी, तुम्हारे साथ हाथों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिमाग के साथ तुम्हारे खेलने के लिए। जब तुमने उस कॉल को उठाया तुम्हें क्या लगा
कॉल बंद होते ही वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से वापस गायब हो जाएगा। और यही तो सच था ना। और क्या तुम्हें हकीकत लग रहा था कि वो इंसान सच में तुम्हारा इंतजार करने लगा है? अब ये मत कहना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। लोगों को सीधा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में भेज देना। अरे क्या बेवकूफ समझ के रखा है तुमने उन लोगों को। ये भी उनकी एक चाल ही थी। और तुमने आखिर मांगा भी क्या? सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुननी थी तुम्हें। क्या सच में तुमने इतना सब कुछ कांड कर दिया और फिर उसके बाद मांगा भी क्या? तो सिर्फ उसकी आवाज। और तभी हमारी हीरोइन कहती है वो तो इसलिए क्योंकि उन्होंने चन्ना को लेकर धमकी दी थी मुझे। और तभी हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगते हैं। और फिर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि चन्ना को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए मैंने खुद के जज्बातों को रोक लिया। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अगर एक बात तुम्हें ये बताऊं कि चन्ना को तो एक खरोंच तक नहीं आई, तो क्या तुम यकीन करोगी? और ये बात सुन के हमारी हांसी रिंग तो उसे घूर कर देखने लगती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे चन्ना का मैसेज आया था। उसने कहा कि ब्लास्ट के कम्युनिकेशन ट्रांसफर में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, उसे वो ठीक कर रही है ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत बड़ी ना हो जाए। वो वहां पर बिजी है। और सच कहूं तो अभी मुझे समझ में सब कुछ आ रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया और तुम बन गई। और ये सारी चीजों को सुनकर हमारी हीरोइन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने सच में, वो इतने बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन पर आखिर वो कैसे भरोसा कर सकती है। और तभी हमारे हीरो उठते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हियो चन्ना से तुम दूर रहो, तुम उसके करीब मत जाओ, एक ना एक दिन वो तुम्हें भी फंसाएगी। और तभी वो बेचारी चुप कर कर अपनी मुट्ठियों को बांधने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं अभी भी। और हमारे हीरो सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं। और तभी तो वो उसे देखकर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे इस मिशन को पूरा करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये बोलते हुए वो अपना चेहरा साइड पे कर लेते हैं। और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है। और हमारे हीरो कहते हैं मगर इसमें मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। सुना तुमने? और हमारी हांसियो रिंग हमारे हीरो की नीली नीली ग्रे ग्रे आंखों को घूर कर देखने लगती है और कहती है कि शर्त? कैसी शर्त? क्या चाहते हो तुम मुझसे? और तभी फिर वो पूरे इंस्ट्रक्टर के रूप में उसके सामने खड़ा हो जाता है। और तभी उसके उस खाली कैनवास को देखकर कहता है कि मैं अब बस एक ही चीज चाहता हूँ कि अब मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊं। अगर तुम ये बात मानती हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जो मेन एजेंट होती है वो वापस सारा कांड करने के बाद जब अपने घर आती है तो उसके घर का दरवाजा कहीं ना कहीं बाहर से खुला हुआ होता है। और वो पहले ही भांप जाती है कि उसके कमरे के अंदर कोई ना कोई तो है, इसलिए वो दबे पांव से अंदर की ओर बढ़ने लगती है, ये जानते हुए कि उसके कमरे के अंदर कोई है। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिर किसकी हिम्मत है जो NIS के एजेंट के घर इस तरीके से घुस सके। मतलब कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये जो भी है कोई अपना ही है, तभी तो उसके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती और वो गौर से आगे बढ़कर अंदर आने लगती है। और तभी फिर वो पाँव के जूतों को देखकर दूर से ही कहती है वाओ क्या बात है। और आगे आकर चेहरा देखते हुए हमारे हीरो का कहती है कि मिस्टर वू शेंग, हाँ तुम्हारा असली चेहरा बहुत देर के बाद देखा है मैंने। और तभी हमारे हीरो भी एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि हाँ बहुत देर के बाद मिले हैं हम दोनों, कैसी हैं आप? दोनों एटीट्यूड के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और तभी हमारी मैडम आराम से एटीट्यूड में माचिस चलाकर अपनी सिगरेट को जलाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो कोई ढंग का खाना खा लो, ये बाहर का फालतू जंक फूड क्यों खा रहे हो? और हमारे हीरो समझ जाते हैं कि वो इस वक्त कैसे मूड में है। और तभी फिर कहते हैं
कि ऑल जो है तुम्हें पता है अब वो मेरे साथ काम करने लगी है, मेरी साथी बन चुकी है। और तभी हमारी मैडम कहती है कि पहले मुझे ये बताओ ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार ट्रेनिंग हमारे ली वुशिंग की वजह से खत्म हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़े पहाड़ से नीचे गिर गए थे। माय गॉड, सच में। और ये बात सुनते ही हमारे हीरो चिल्लाने लगते हैं कि तुमने क्या किसी को मेरे पीछे लगा के रखा है, तुम्हें कैसे पता चला ये सब। और तभी फिर हमारी मैडम कहती है शांत रहो, कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लास्ट के इंस्ट्रक्टर जो तुम बने फिर रहे हो ना, उसके आधे हिस्सेदार हो तुम। आधा कौन है तुम्हें ये पता होना चाहिए। और मुझे ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं और कहाँ से नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज सुबह जो तुमने किया है उसके बारे में क्या बोलोगे। और हमारे हीरो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। और तभी मैडम सिगार फूंकते हुए कहती है, हाँ, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे पहले तुम मेरा कहा बहुत मानते थे, वैसे भी पहले भी हमेशा तुम ऐसे ही थे, बिगड़े हुए। तुम्हारे गले का पट्टा मुझे कसकर खींचना पड़ता था, तब जाके तुम कुछ मानते थे। मगर हाँ, मुझे तो आज भी याद है वो मुलाकात जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना और तुम्हें देखा था। और ये है हमारी हीरो, इनसे मिलिए। ये 19 साल की उम्र में ही कांड करना इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब कि इन्होंने अलग अलग NIS के एजेंट बनकर बहुत जगहों पर अपने कांड किए हुए थे। साउथ अफ्रीका में, मालागेटा में, मतलब बहुत सारी और कंट्रीज भी। और जब यहाँ मैडम के हाथ में ये आए थे तो वो तो इसका रेज्यूम देखकर ही हैरान हो गई थी कि ये तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और इतना पत्थर दिल कोई इंसान कैसे हो सकता है। और फिर वो उसे घूर कर देखती है और कहती है कि क्या सच में ऐसा तो नहीं है कि तुम घर से भागे हुए हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो कुछ ऐसी ही लग रही हैं। क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के तो घर पर बैठकर आराम से टांग पर टांग रखकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, मगर तुम यहाँ पर अपनी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहे हो। क्या सच में? सच बताना, भगौड़े हो घर से, है ना? उस वक्त हमारे हीरो बिल्कुल मेजर की तरह उसके सामने पेश आ रहे थे, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हमारी मैडम उसे आज फिर से वार्निंग देते हुए कहती है कि देखो, ऑपरेशन खत्म हो चुका है ऑल के साथ, और ये वो ऑपरेशन है जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा चिढ़ा रही थी। तुम इस ऑपरेशन को सबसे ज्यादा जल्दी खत्म कर देना चाहते थे। तुम ही तो कह रहे थे ना, तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, चुपचाप बैठे रहो, बस एक पति की तरह गुलामी करते रहो, तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? अब तुम्हें उस ऑल की इतनी फिक्र क्यों है? जैसे तुम थे ना वैसे ही रहो प्लीज, जैसे तुम थे मैं वैसे ही तुम्हें देखना चाहती हूँ। अपनी इन सब चीजों को छोड़ दो। वुंगचैन से मैंने सारी की सारी रिपोर्ट्स निकलवा ली है, ठीक है? और तभी हमारे हीरो कहते हैं क्या किम ह्योन की बॉडी बनवा ली तुमने? और वो कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, इतनी दूर, इतनी मतलब इस हद तक जाने की क्या जरूरत है हमें? तभी किम ह्योन कहता है कि हमें ये बात करनी ही होगी इस टॉपिक पर, क्योंकि जब तक ऑल किम ह्योन की लाश नहीं देखेगी तब तक वो मानेगी नहीं कि वो मर चुका है, और वो पीछा करती रहेगी और मुझे उसकी इन सब चीजों में मदद करनी होगी। इसीलिए तो अब मैं उसके घर में उसके साथ रहने वाला हूँ। और ये बात तुम याद रखना, आइंदा से किसी भी शख्स को उसके साथ इन्वॉल्व मत करना। अगर उसके साथ कोई बात करनी है या उसके बारे में कुछ पता करना है तो सीधा मुझसे करना, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के मैडम कहती, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या कहा तुमने? तुम उसके साथ रहने वाले हो? क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अरे मेरी बात सुनो, तुमने 2 साल उसके साथ बिताए हैं, तुम्हें आदत थी उसकी, पता है ना तुम्हें। अगर तुम वही हरकतें फिर से करने लगे एक साथ रहते हुए तो वो पहचान नहीं लेगी तुम्हें। हाँ, अरे अक्ल में हाथ मारो तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो। और वुशिंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ये सारी बात करते हुए और कहता है कि फिक्र मत कीजिए, अब इस बार मैं तसल्ली से उस किम ह्योन नाम का कांटा हान सियो रिंग के पांव से निकाल कर ही लौटूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, उसके दिल और दिमाग से पूरे तरीके से मैं उस इंसान को दूर कर दूंगा। उसके दूर जाते ही उसके ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ किसी का कंट्रोल होगा तो वो हमारा होगा। वो भूल जाएगी उस शख्स की लाश को देखकर कि उसके साथ क्या हुआ था, और फाइनली उसके साथ उसका ब्रेकअप हो जाएगा और फिर मैं ही हूँगा
जो उसका साथ देगा और फिर हम लोग आसानी से उससे छुटकारा पा सकेंगे। मगर हमारा हीरो कुछ ज्यादा दूर की नहीं सोच रहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी फिर मैडम उसकी ये कहानी सुनते हुए कहती है कि वो सब तो ठीक है, मगर मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ तुम शायद उस बात को समझ नहीं पा रहे हो। उसके साथ जब रहोगे तो तुम अपने इस प्राइवेट पार्ट का क्या करोगे, बताना जरा मुझे। इसकी तो सर्जरी नहीं हुई ना, अगर गलती से भी उसके सामने निकाल लिया तो फिर उसे पता नहीं चल जाएगा कि तुम कौन हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं आप फिक्र क्यों कर रही है, तभी तो मैंने वहाँ पे टैटू बनवाया है ना, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। आप तो बिना वजह टेंशन ले रही हैं। और ये बात सुनकर हमारी मैडम माथे पे हाथ मारती थी, सच में हद है, मैं इस इंसान का क्या करूं, ये कुछ भी बोलता और करता है। और कहती है कि उससे शेप का क्या लेना देना है, ये बताना मुझे, क्या वो पकड़ेगी नहीं तुम्हें। और अगर मैं ये बोलूं कि उसको खुद से दूर रखो तो क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ, तुम ये बात प्रॉमिस कर सकते हो मुझे। और तभी हमारे हीरो वो शिंगमन में सोचने लगते हैं और अपनी आंखें बंद कर कर कहते हैं कि माफ करना, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बैड हांसियो रिंग है ना, अब उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैड तो बनना ही पड़ेगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में चन्ना हमारी हीरोइन से मिलने आती है और डिप्टी डायरेक्टर की फोटो को उसके सामने रखते हुए कहती है कि ये NIS की मेन फीमेल एजेंट है, शायद इसी ने तुम्हारे साथ बात की होगी। और तभी हमारी हीरोइन उस फोटो को देखने लगती है और कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि हाँ, जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी लड़की की जिसने डील करने के लिए उससे बात की थी, ये वही है। और उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उस वक्त उसके साथ हुआ था। वो सब उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है कि हाँ, इसी ने उससे बात की थी और यही कहा था कि NIS को इन सब झमेलों में मत लेकर आओ और सीधे सीधी बात करो जो करनी है। और यहाँ तक कि जब गुंडों ने उसे पकड़ा हुआ था तब भी उसने यही बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बचकानी हरकत कर कर तुम बच जाओगी? हाँ, NIS इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों से तुम्हें इस तरीके से आजाद कर देगा। और हमारी हीरोइन इन सब चीजों को याद करते हुए अपने मन में उसके पेपर को देखते हुए कहती है कि हाँ, ये सही रहेगी। और चन्ना फिर से परेशान होकर उसे देखने लगती है और कहती है सही रहेगी मतलब? अब किसके लिए सही रहेगी? जुआ खेलने के लिए बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि अब अगर अगली बाजी खेलनी है तो कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना ही पड़ेगा ना। और इस हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे। इस बार दांव पे क्यों ना इसे ही लगाया जाए NIS को झुकाने के लिए। और ये सोचते हुए हमारी हीरोइन का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है और फिर वो कहती है कि चलो फिर शुरुआत करते हैं, सब कुछ बर्बाद करने के लिए इस बार शुरुआत इसी से की जाए तो सही रहेगा। और इस एपिसोड को और फर्स्ट में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन किचन में एंट्री करती है और हीरो को देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और हमारा हीरो जो कि इस वक्त सब्जियां काट रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिखना बंद हो चुका है, देखकर बता नहीं सकती मैं क्या कर रहा हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, इसलिए तो पूछ रही हूँ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं मैं सोयाबीन का स्ट्रॉ सूप बनाने जा रहा हूँ हमारी हांसियो रिंग के लिए, ठीक है ना। और ये बोलकर वो अपने काम में लग जाता है और हमारी हीरोइन कहती है हाँ वो ठीक है, मगर तुम ये करोगे क्यों? और अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे लिए खाना तो सिर्फ मेरा पति बनाता था। हाँ, और वो बेचारी तो वहीं पर खड़ी खड़ी अपने पुराने यादों में खो जाती है जब उसका पति उसके लिए सोयाबीन का स्ट्रॉ सूप बनाता था और उसे कहता था अरे वेट करो, रुको तो सही, मुझे इसमें कुछ और भी मिक्स करने दो। ये देखो, ये बन गया हमारी हांसियो रिंग का फेवरेट सोयाबीन सूप, अब इसे चक्कर बताओ। और हमारी हीरोइन भी बहुत खुश थी उसके साथ। सच में उसके गाल लाल हो जाते थे क्योंकि उसका पति उसे हर एक चीज देता था जो उसे कंफर्ट करती थी। सच में बेचारी अपनी पुरानी यादों से बाहर आती है और सामने की तरफ देखने लगती है। मन में उसके बस यही चल रहा था कि मेरा पति भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होकर सूप बनाता था मेरे लिए। हाँ,
और एकदम से उसका मन जैसे बैठ सा जाता है, क्योंकि आज भी वो अपने पति को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। यानी कि क्यों ही उनको, बेवकूफ औरत, वो तेरे सामने ही खड़ा है, बेचारी पहचान ही नहीं पा रही। और फिर एकदम से वो अपनी यादों में खोई ही हुई थी कि एक आवाज आती है टक की, और वो सामने की तरफ देखने लगती है कि ये क्या हुआ। और हमारे हीरो एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर जो इतने बड़े महान हैं, लोगों को मार देते हैं, सब्जी काटते वक्त उन्होंने अपनी उंगली भी काट ली। ओह माय गॉड, इतना सा खून निकल गया। और वो उसे गौर से घूर घूर कर देख रहे थे। और फिर हम सीधा चलते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो का बनाया हुआ खाना चखती है और कहती है, आखिर तुमने इसमें मिलाया क्या है? हाँ, मेरा सारा मुंह। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, अच्छा वो एक्चुअली नमक ज्यादा हो गया था तो मुझे लगा थोड़ा मीठा कर देता हूँ, और मीठा ज्यादा हो गया था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा खट्टा कर देता हूँ। नींबू से खट्टापन नहीं है तो मैंने विनेगर ज्यादा डाल दिया, और बस यही सब कुछ किया है। टेस्ट तो वैसे अच्छा ही होना चाहिए। अब इतना सब कुछ क्या क्या मिक्स करके बेचारी को दे दिया, और वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ कांटे मुंह में डालकर बैठी थी। और तभी हमारे हीरो उसे ऐसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम टेस्ट नहीं करोगी, मतलब और नहीं खाओगी? अरे टेस्ट तो करके देखो, अब ऐसे क्या नखरे दिखा रही हो? और तभी हमारी हीरोइन कहती, मैं ये सब नहीं खाती। हाँ, क्या करूं, मेरा पति बहुत ही ज्यादा अच्छे से खाना बनाता था। हाँ, वो किसी और की तरह बिल्कुल भी नहीं था, और उसकी वजह से मैं खाने में पिक्की हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छी चीजें ही अच्छी लगती हैं। और ये सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आने लगता है। तभी वो कहता है, हाँ, तुम्हारा वो पति किताबी कीड़ा, उसने तुम्हें बहुत सारी बुरी आदतें डाल रखी हैं। मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, तुम्हें ये सारी आदतें छोड़नी होगी। हाँ, अरे कभी कभी इंसान को बुरा खाना भी खाना चाहिए। अरे तुम्हें पता है ना, मेरे साथ काम करते हुए तुम्हें शायद पुराना या फीका या बासा खाना भी खाना पड़े, यहाँ तक कि रोड का खाना भी खाना पड़े। इसलिए आदत डालो इन सब चीजों को खाने की, ठीक है ना? समझ में आई तुम्हें? और चुपचाप खाओ। वो शिंग की इतना सारा भाषण सुनने के बाद हमारी हीरोइन चुपचाप अपने कांटों को नीचे रखकर उसको घूर कर देखने लगती है, मानो उसके मन में कुछ सवाल आ रहे हो। और तभी फिर वो उसे देखकर कहती है कि उस वक्त मैंने उस दिन तुमसे ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान और उलझी हुई थी। मगर अब मुझे याद आ रहा है, आखिर तुम उस दिन मेरे घर में आए कैसे? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। हमारी हीरोइन उससे घूर कर शक की निगाहों से देख रही होती है। हाँ, तभी हमारे हीरो एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। और तभी फिर वो कहती है, अच्छा, और मेरा एड्रेस कैसे पता किया? तुम्हारे रिज्यूम से इतने छोटे वक्त में? अरे कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब ये बोलोगे कि कॉमन सेंस की बात है? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, कॉमन सेंस की बात, सच में यकीन नहीं आता, हान सियोरिंग भी ऐसी बातें कर सकती है। और तभी हमारी हीरोइन फिर उसे कुछ कहने लगती है, और फिर अपने मन में सोचती है कोई फायदा नहीं है, मतलब आखिरकार गुरु तो गुरु ही होता है ना। इसलिए बेचारी अपनी उंगली बंद कर लेती है और अपना मुंह भी बंद कर लेती है, और फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, देखो मेरी एक बात ध्यान से जान लो, अब जब हम यहाँ पर साथ में रहने ही वाले हैं तो हमें एक दूसरे की प्राइवेसी की इज्जत करनी होगी और एक दूसरे को समझ के चलना होगा, ठीक है? और एक बात याद रखना, वो दरवाजा मेरे पति का स्टडी रूम हुआ करता था, उसके अंदर अब क्या है ये जानने की बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर खुजली नहीं होनी चाहिए। मतलब कोशिश भी मत करना वहां में जाने की बिना मेरी परमिशन के। और हमारे हीरो उस दरवाजे की ओर घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बातें कर रही हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ब्लू ब्रेड की वाइफ हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, क्या कहा तुमने, ये क्या कह रहे हो? और तभी फिर वो कहता है, ये एक फेरी टेल है, तुमने सुनी नहीं है क्या? कहते हैं कि एक बहुत ही पुराना महल हुआ करता था, वहाँ पर जो नोबल मैन था वो अपने घर के अंदर बहुत सारे लोगों को एंटर भी करने देता था, क्योंकि उसका महल खूबसूरत था सबको दिखाने के लिए। मगर एक कमरा था जो उसने सबसे छुपा के रखा था और वहाँ पर सबको जाने से मना ही थी।
एक दिन उसकी बीवी के मन में ना जाने क्या हुआ, उसने उस कमरे की ओर जाने के लिए इच्छा जाहिर की। तभी तो जब वो उस कमरे के अंदर एंटर हुई तो उसे अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये वो क्या देख रही है। वहां का मंजर बहुत ही भयानक था। वहां पर औरतों की लाशें पड़ी हुई थी और ये औरतें कोई और नहीं बल्कि उसकी सारी पहली बीवियां थी जो कि गुमशुदा की तलाश दे दी गई थी। उन्हें मारकर यहीं पे रखा गया था। और ऐसी बातें कर कर हमारे हीरो हमारी हीरोइन को घूर कर देखने लगते हैं और हमारी हीरोइन भी सोचने लगती है तो ये क्या समझ रहा है कि मैंने अपने पति की लाश वहां पर छुपा कर रखी है। और फिर वो उसको घूर कर देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा ही समझ लो। ऐसा कह सकते हो कि उसमें मेरे पति की खुशबू, उसका एहसास, उसका सब कुछ मैंने आज भी समेट कर रखा है और वो सिर्फ मेरे और मेरे पति के लिए है, जिससे मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस कमरे से दूर रहो। और रही बात रहने की, तो ये लिविंग रूम है, आप यहाँ पर रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो जो सोफा है, सोफे पर कंफर्टेबली तुम सो सकते हो। वैसे भी चन्ना को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी यहाँ पर सोते हुए। और ये नाम सुनते ही हमारे हीरो एकदम से चौंक जाते हैं और हमारी हीरोइन को देखकर कहते हैं कि क्या कहा तुमने? हियो चन्ना वो यहाँ पर रही थी क्या? और तभी फिर वो कहती है कि हाँ, कुछ वक्त उसने यहाँ पर बिताया है और तो कुछ भी नहीं। और ये बात सुन के हमारे हीरो का तो मानो खून खौल गया हो कि वो यहाँ पे रुकी थी। हाँ, सच में उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो कितना गुस्से में है, क्योंकि शायद वो अपने इस घर में हमारी हीरोइन के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब उसे पता चला कि हियो चन्ना यहाँ पे रही है तो उसका खून खौलने लगा। और तभी फिर वो अपने गुस्से को काबू में कर हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन उसे ऐसे गुस्से में देखकर कहती है कि देखो, वैसे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए, मगर फिर भी अब जब सौदा तय हो चुका है कि हम लोग साथ में रहेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। एनिवर्सरी वाले दिन उसने ये घर मुझे गिफ्ट पर दिया था, इसलिए ये घर मैं किसी के साथ शेयर करूं, सच्ची में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। पर चलो, हमने सौदा किया है, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसे पूरा करते हैं। जब तक हम लोग मेरे पति किम ह्योन को नहीं ढूंढ लेते, तुम यहीं पे रहोगे और अच्छे से पेश आओगे। मगर जब मेरा पति वापस आ गया तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। क्या तुम सुन रहे हो? और हमारी हीरोइन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद, जो कि इस वक्त बिना खाना खाए ही अपने बर्तन उठाने लगी थी, हमारे हीरो भी उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हुए उस बर्तन को पकड़कर कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। तुम्हारे उस नाम के पति किम ह्योन का अंत दोनों साथ में मिलकर ही करते हैं। इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट डे पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बिल्डिंग की जो लिफ्ट होती है उसको यूज करते हुए वहां से निकलने लगती है और मन में हमारे हीरो को कोस रही होती है कि सच में मैंने इसे रखकर यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी है। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे रात को सोने तक नहीं दिया इस शख्स ने। और हम बैक फ्लैश में जाते हैं कि हमारी हीरोइन के साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं लेटा हुआ हूँ, क्या जाते जाते तुम ये लाइट ऑफ कर दोगी? अच्छा मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी लाकर दे दो ना। और इसके बाद बेचारी जब सो गई तो उसके पास खड़े होकर कहने लगे कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुम्हारा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर है और तुम अच्छे से सो रही हो। मैं कोई तुम्हें काम कह रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। सारी रात हमारी हीरोइन को हमारे हीरो ने अपनी उंगलियों पर नचाया था और बेचारी इतना इस टाइम पे इरिटेट हुई पड़ी थी ना कि वो क्या करे। उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया था। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने पर एकदम से कोई उसके अंदर अपनी छड़ी घुसा देता है और हमारी हीरोइन सामने की ओर देखने लगती है कि आखिर लिफ्ट के अंदर कौन आ रहा है।
तभी हम देखते हैं कि एक इंसान वहां पर अंदर एंटर करता है और कहता है, ओह मैं लेट होने ही वाला था, पर शुक्र है बच गया। और ये बोलकर सीधा एंटर करने लगते हैं। ये तो वही ऑफिसर है जिसने ब्लास्ट में हमारी हीरोइन को ऑफर दी थी आने के लिए, और हमारी हीरोइन को देखकर कहते हैं कि हांस्यू रिंग, हाँ बहुत देर के बाद मिले हैं हम। में ही हम देखते हैं कि हमारे जो गांग तेमो आते हैं वो आकर हीरोइन को कहते हैं, आखिरकार तुम सिक्योरिटी टीम में शामिल हो ही गई। और हमारी हीरोइन कहती है, बिल्कुल आपने मुझे मौका दिया था तो मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी। और तभी फिर वो उसे देखकर कहते हैं, मगर तुम तो किसी NIS एजेंट को पकड़ना चाहती थी ना, तो उसका क्या हुआ? क्या सोचा है उसके बारे में? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो तो NIS एजेंट्स जो भी है जिसे तुम पकड़ना चाहती हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूं, ना कि ये सारी कंपनीज को तुम बीच में लेकर आओ। उल्टा अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो इन सब का नामो निशान भी नहीं आएगा कि तुम सिक्योरिटी टीम में थी, बल्कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर देगी। और ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो रही थी और फिर वो उन्हें गौर से देखने लगती है। और तभी हमारे जो साथ में आए कांगतेमो होते हैं वो उसे देखकर कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है कि आखिर आप मेरा साथ क्यों देंगे? और फिर वो कहते हैं, मुझे ऐसा ना जाने क्यों लगता है कि फ्यूचर में आगे चलकर तुम मेरे बहुत काम आने वाली हो। यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है NIS का, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ की सबसे मेन डिप्टी आ रही है। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो स्टेज पर सबसे पहले आएगी और जाएगी तो तकरीबन उसके आने जाने के बीच में 30 मिनट का फासला होगा, या उससे भी कम। क्या तुम अपना काम इस बीच में कर पाओगी? यानी कि इनडायरेक्टली वो उसे किडनैप करने को कह रहे थे या उससे सब कुछ उगलवाने को। और हमारी हीरोइन ये सुनकर काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। और तभी फिर वो कहती है, यानी कि अब आगे क्या होने वाला है ये हमें बाद में ही पता चलेगा। और सीधा सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। वुशिंग यहाँ पर एक पेपर पढ़ रहा होता है और कहता है कि सिक्योरिटी टीम की रुकी चाहिए इन्हें। हाँ हांस्यू रिंग, तुम्हारे पास ये मौका है, अब देखते हैं कि तुम कितना काम आती हो। क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगी अच्छे से? और हमारी हीरोइन एकदम से यही सोचने लगती है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाना पड़ेगा मुझे, वो भी एक तरफ की। क्या ये सही रहेगा? हाँ, वो जो कांड करना है अब मैंने, उससे पहले एक प्रैक्टिस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है। ये पढ़कर वो काफी खुश होती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि उन्होंने कहा है नए रुकी के साथ किसी डायरेक्टर को भी भेजना पड़ेगा, मगर अब इसके साथ किसे भेजा जाए। और हमारी हीरोइन तो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी और हमारे हीरो को वो ऐसे खुश नजर आ रही थी, तो उसे लगा शायद वो इसलिए खुश है क्योंकि मैंने कहा कि किसी न किसी इंस्ट्रक्टर को साथ में जाना है, तो वो शायद वो उसी के पीछे पड़ी हुई है जिसके वो हमेशा पीछे पड़ी थी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सामने वही शख्स देखने लगता है और कहता है कि रुकी के साथ अगर किसी ने जाना है तो मैं जाने को तैयार हूँ। और इधर हमारे हीरो ऐसे मतलब उसे नजरअंदाज करते हैं कि उन्होंने उसकी वो बात सुनी ही नहीं। और वो सोचने लगते हैं आखिर किसको भेजूं इसके साथ, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि फॉरेन जाने की ट्रिप की तैयारी करनी है मुझे, कौन जा सकता है। और पीछे वो हाथ उठाकर कह रहा होता है, सर मैं अवेलेबल हूँ, मैं हांस्यू रिंग का ध्यान रखूंगा। और हमारे हीरो उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं कि आहा कौन हो सकता है, किसको बोलूं, कौन सही रहेगा। और वो उधर फिर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, सर देखिए ना मैं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा उसका। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, हाँ सोच लिया मैंने कौन जाने वाला है। और तभी फिर वो कहता है, मुझे भेज रहे हैं ना आप,
मगर तभी हमारे हीरो दूसरी तरफ निकल जाते हैं और बेचारे की तो बैड बच जाती है। मतलब इतनी देर से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे हांसी और इनके साथ जाना है, मगर हमारे हीरो सीधा उसे इग्नोर कर कर नाम लेते हैं किम ते निंग का और फिर कहते हैं कि हाँ तुम जा रहे हो हांसी और रिंग के साथ। और वो बेचारा तो एकदम से शॉक में चला जाता है कि मतलब अब मैंने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया, मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसको उसके साथ नहीं भेजा जा रहा, मुझे भेजा जा रहा है। और हमारे हीरो तो सच में पूरे जेलसी कुकड़ हैं। और तभी फिर वो वहां से जाते वक्त यही कहते हैं हमारी हीरोइन को, तो ठीक है ये तय रहा, तुम हांसी और इनके साथ जाओगे और इसका ध्यान रखोगे, और अब मैं घर जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, भूख लग रही है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं और हमारी हीरोइन के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं ये बात सुनते ही। और इसके साथ ही सीधा सीन शिफ्ट होकर नाइट में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बड़े ही प्यार से सो रही थी और सोते वक्त बेचारी बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है, जैसे कि हम सब लगाते ही हैं। मगर जब वो दूसरी तरफ की ओर टर्न करती है तो उसे एक आवाज आती है कि अभी सो जाओ, अभी बहुत वक्त है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है और ये बोलकर बाद में उसे एहसास होता है कि ये कौन बोल रहा है मुझे, मतलब और ये सिचुएशन क्या है। और एकदम से वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को हमारे हीरो की बाहों में पाती है। और ये देखकर वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे बिस्तर पे कब आया ये। बहुत ही अजीब बात है, हमारी हीरोइन के गाल इस टाइम बिल्कुल लाल हुए पड़े थे। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये आवाज मुझे एकदम से ऐसे क्यों लगा कि जैसे ये वर्ड मुझे किम ह्योन ने बोले हों, सच में। और वो और भी ज्यादा उलझी हुई अपनी उलझन को सुलझाने के लिए उसकी ओर गौर से देखने लगती है, क्योंकि सच में इस वक्त उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही तो है, जो अपने पति को ढूंढ रही है, जो हर एक शख्स पे शक कर रही है कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं। शायद इसीलिए तो आज उसे इंस्ट्रक्टर पर भी शक होने लगा था, और शायद इसीलिए वो अपने इस शक को ये देखने के लिए कि ये सच है या सिर्फ एक शक ही है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जो कि हमारे हीरो की पैंट की तरफ जा रहा होता है। और तभी एकदम से हमारे हीरो की आंख खुल जाती है और वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या जानना है तुम्हें जो तुम सोए हुए इंसान को उसकी नींद से जगा रही हो। और हमारी हीरोइन एकदम से गिल्टी फील करते हुए उसकी ओर देखने लगती है और फिर वो कहता है, बताओ ना क्यों, क्या है आखिर इस बात की वजह, क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ इस वक्त? क्या कुछ चेक करके अपने पति के साथ उसे कंपेयर करोगी कि तुम्हारे पति जैसा है या नहीं? हाँ, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो देखते हैं हांसी रिंग किस हद तक जा सकती है। और बताओ क्या क्या सोचा है, कौन सी हद पार करने के बारे में सोच लिया है तुमने मेरे साथ? हाँ, मतलब ये कि तुम्हारे दिमाग में अभी इस वक्त कौन सी बुरे ख्याल आ रहे हैं, जरा बताओ मुझे, क्या करना चाहती हो तुम? और हमारी हीरोइन ये बातें सुन के बिल्कुल एकदम से लाल हुई पड़ी थी और बेचारी हमारे इंस्ट्रक्टर के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और फिर वो शिंग कहता है, क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे घर में इधर उधर घूमता रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे अपने पति वाली वाइफ तो नहीं आ रही है। और फिर उसे और करीब करके कहता है कि तो ठीक है, तुम चाहती हो मुझे टच करना, जैसे तुम चाहती हो वैसे टच कर सकती हो, पर क्या तुम्हें तुम्हारा पति मिलने वाला है? उसे भूल जाओ, वो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई है इस वक्त तो वो मैं हूँ। सच
कहूँ तो ये भी एक साजिश ही है, और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है इस वक्त कि हम लोग क्या करें। वो उसके इतने करीब था कि एकदम से हांसी और एक डर जाती है और उसे दूर करते हुए कहती है, वेट, मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुको ज़रा। मगर हमारे हीरो उसकी बात कहाँ इस वक्त सुनने वाले थे। तभी तो वो उसे देखकर कहते हैं, हांसी और रिंग, अपनी आंखों को देखो किस तरीके से खुली हुई हैं। हाँ, मेरे जैसा घटिया इंसान जिसे तुम कहती हो, जो तुम्हारे पति से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मगर फिर भी उसे देखकर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं। क्या सच में? इसके साथ स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने कहा था मैं तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ, मगर मेरा मतलब ये नहीं था। और हमारे हीरो कहते हैं, पर अब मैं इसका क्या करूँ, अब तो मैंने अपनी पैंट भी खोल ली है, अब तुम्हें थोड़ा सा तो ये जो तुम नाटक कर रही थी मेरे साथी बनने का, तुम्हें इसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि अभी शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सच में तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं सच में पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और वैसे भी तुम भी तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ना मुझे जानने की और ये सब देखने के लिए, तो चलो अब तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं। और ये बोलकर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बेचारी मजबूरी में उसे शौक में घूर कर देख रही होती है, क्योंकि अब तक उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सिचुएशन एकदम से ऐसे चेंज कैसे हो गई, क्योंकि उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और देखते ही देखते वो शिंग उसे किस करने लगता है। और जब वो शिंग उसे किस करता है तो वो यही सोच रही होती है कि नहीं, ये वो शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया है 2 साल में, मैं इतना तो जानती हूँ कि वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर एकदम से उसे होश आता है कि आखिर वो कर क्या रही है। उसे एकदम से अपनी गलती का एहसास होता है। तभी तो वो जब होश में आती है तो सबसे पहले वो झटका देकर हमारे वो शिंग को एक तरफ कर देती है ताकि वो उससे दूर हट जाए। और तभी हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगते हैं कि अब ये क्या कर रही है। पर इस वक्त वो शिंग का मूड कुछ और ही बना हुआ था, इसलिए वो इसकी वो छोटी मोटी हरकतों को भी माफ कर देता है और उसे सीधा बिस्तर पर लिटा देता है। और उसकी ये सारी हरकतें देखकर हांसी और रिंग तो एकदम से और परेशान हो जाती है और अपने मन में उसे कोसते हुए एकदम से सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैंने कैसे शख्स को अपने घर में रख लिया है, क्या सच में ये इंस्ट्रक्टर ही हैं, और यहाँ पे ये सब अब इस वक्त क्यों हो रहा है। वो सच में बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर तभी एकदम से फिर वो कहती है कि एक बात बताओ मुझे इंस्ट्रक्टर, मैं तो अमीर विधवा तो नहीं लगती हूँ ना, सच सच बताना। हर तभी हमारे हीरो उसके सवाल को बचकाना सवाल समझकर उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसा भी होगा। और तभी फिर वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ये सब इस हद तक क्यों कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे, क्या सच में तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। अगर तुम मेरा पैसा भी नहीं चाहते, अगर सोना भी नहीं चाहते, तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ही। और इससे पहले कि उसकी वो गहरी सोच और आगे बढ़ती है, हमारे हीरो एकदम से संभल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। तभी फिर वो अपने कपड़े सेट करते हैं खड़े होकर और हमारी हीरोइन से कहते हैं कि मैं तो बस
तुम्हारा ये जो अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही थी ना, उसे खत्म कर रहा था। ठीक है ना, अब तो तुमने कंपेयर कर लिया ना मुझे अपने पति से, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पति से नहीं मिलता ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं स्लोली और प्यार से उसे देखना चाहती हूँ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया उसे देखने का, इतनी देर तक वो तुम्हारे पास ही था और अब तक तुमने उसे गौर से नहीं देखा, और तुम अब कह रही हो कि अभी तुम्हें प्यार से देखना था। अब इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी और फालतू बकवास कुछ नहीं सुननी है। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो याद रखना हान स्योरिंग, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम हकीकत का सामना कर सको, उस पर यकीन कर सको जो तुम्हारी आंखों के सामने है, जिस शख्स को तुमने देखा ही नहीं, जिसे तुम जानती नहीं मानती नहीं, उस परछाई की तरफ भागना तुम बंद करो। बस मैं यही चाहता हूँ। और ये सब कुछ बोलकर वो वहां से चुपचाप निकलने लगता है और हमारी हीरोइन बस उसे जाता हुआ देख रही थी और उसकी वो बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी कि क्या सच में उसे ऐसा ही करना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। मगर फिर भी उसका वो शैतानी दिमाग अपने पति की तरफ से कैसे हट सकता है भला? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो वो अभी भी उस पल के बारे में सोच रही थी जब हमारा हीरो उसे वो बोल कर गया था, और उसके मन में अभी भी यही बात थी कि नहीं, मुझे उसकी तलाश बंद नहीं करनी है। तभी तो वो वहां पर चुपचाप उसी पोजीशन में बैठी थी जैसे हमारा हीरो उसे अभी छोड़ कर गया था। और तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जब हमारे हीरो बैक फ्लैश की तरफ जाते हैं, जब डिप्टी उसे डांट रही होती है कि अब वो क्या कर रहा है। अब इधर उधर उसकी ये घूमना फिरना और हमारी हीरोइन के आसपास रहना, सच में क्या वो पागल हो चुका है? और वो हमारे हीरो को जब डांट रही थी, हमारे हीरो तो चुपचाप उसकी वो बातें सुन रहे थे, मतलब उसे कुछ भी नहीं कहा। और तभी डिप्टी उसके दुखते रग पर हाथ रखते हुए कहती है कि सच सच बताना, पहले तो तुम बिल्कुल पत्थर हुआ करते थे ना, तुम्हारे अंदर फीलिंग ही नहीं थी क्या? जब से तुम उसके साथ रहकर आए हो कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा दिल धड़कने लगा है और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आने लगी हैं उसे लेकर, तभी तुम अब ऐसे बेवकूफियां कर रहे हो? मगर जो भी हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और इसका अंजाम तुम खुद ही भुगतोगे, समझे तुम? और इस वक्त हमारे हीरो बेचारे बेबस होके जो बेड पर लेटे हुए थे, अपनी सिचुएशन को सोचते हुए उसे डिप्टी की बातें याद आ रही थी कि सच में वो बिल्कुल सही थी, अब मैं पछता रहा हूँ। और खुद को गाली देते हुए वो बेचारे आसमान की ओर देख रहे थे जहाँ पर इस वक्त चांद पूरी अपनी रोशनी दे रहा था। और इसी चांद के बीच में ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम पहुंच जाते हैं मिस्टर घांग तेव मो के पास, जिन्होंने हमारी हीरोइन को ब्लास्ट में एंट्री कराई थी। और हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में होते हैं और वहां पर उनके पास कोई शख्स आया होता है जिसके लिए स्पेशली वो ड्रिंक बनाते हैं। और ड्रिंक बनाते हुए उसकी ओर देखकर बातें करते हुए कहते हैं कि सच में तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, यकीन नहीं आता कि तुम आ गए। और तभी वो शख्स कहता है हाँ क्यों नहीं। और तभी फिर कांग तेमो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं अच्छा ये तो बताओ कि वो कैसा है, सब ठीक तो है ना? और तभी जो सामने खड़ा शख्स होता है वो अपनी चिन पर हाथ रखते हुए बड़े ही इतराते हुए अंदाज में कहता है वो हाँ, आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल ठीक है, जैसा वो हमेशा होता है वो बिल्कुल वैसा ही है। अब किसके बारे में बात हो रही है और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम देखते हैं जिस मीटिंग में हमारी हीरोइन ने गार्ड बन के जाना था, आखिरकार वो दिन आ चुका है और वो गार्ड बन के वहां पर खड़ी होती है। तभी तेहन उसे बताता है कि किस तरीके से इस हथियार को यूज करना है और वो उसे कहता है कि अपने जो कंधे हैं उन्हें आगे मत झुकने देना, नहीं तो तुम अच्छे से यूज नहीं कर पाओगी, ठीक है? और अब इसकी टेक्निक तुमने समझ ली है, अब इसे अपने हाथ में पकड़ो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर पा रही हो या नहीं। और हमारी हीरोइन
जब उसको अपने हाथ में पकड़ती है तो वो उसको गौर से देखने लगती है और तेहिन भी उसे गौर से देखने लगता है कि आखिर ये कर क्या रही है। मगर हमारी हीरोइन का ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है, क्योंकि जब वो उसको अपनी ग्रिप में लेती है तो उसे रात का सीन याद आने लगता है। मतलब कि वो हमारे हीरो को याद करने लगती है इस टाइम पे। मतलब ऐसे टाइम पे उसे कौन याद करता है यार। क्या कर सकते हैं, अब हमारी हीरोइन के दिमाग में तो हमारा हीरो ही छाया हुआ है। तो फिर वो खुद को संभालने लगती है, क्योंकि तेहर उसे बहुत गौर से देख रहा था कि आखिर इसका ध्यान इस वक्त कहाँ पर है, ये कहीं खोई खोई सी लग रही है। और तभी हमारी हीरोइन खुद को संभालती है और फिर वो उसे देखने लगती है और तभी उसे मैसेज आने लगते हैं कि अब यहाँ की गार्ड हमें शुरू कर देनी चाहिए। और तभी फिर वो अपनी तैयारी के साथ वहां से निकलने लगता है और जाते वक्त हमारी हीरोइन को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी अजीब कुछ हालात लगे कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है तो इस एयरफोन के जरिए तुम फौरन मुझे बता सकती हो, ठीक है ना। और यहाँ पर अब तुम खड़ी रहोगी। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और हमारी हीरोइन तो इस वक्त यहाँ पर खड़ी यही सोच रही है कि एकेडमिक इवेंट में इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी होगी और मुझे उसे उस 30 मिनट के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ करके किडनैप करना होगा उस डिप्टी डायरेक्टर को। मतलब कि मुझे प्लानिंग करनी होगी बड़े लेवल की। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी एक औरत एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, वहाँ वॉशरूम में अजीब सी आवाजें आ रही हैं, क्या आप प्लीज थोड़ी मदद करेंगी मेरी, क्या आप जाकर वहाँ पर चेक करेंगी प्लीज। वो काफी घबराई हुई थी और उसे इस तरीके से देखकर हमारी हीरोइन कहती है क्या फिक्र मत करिए, मैं जाकर सारी चीजों को देखती हूँ। और तभी फिर वो फोन पर कहती है समवे यहाँ पर मुझे किसी ने कंप्लेंट की है कि वॉशरूम में अजीब सी आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैं अपनी जगह छोड़कर वहाँ देखने जा रही हूँ, ठीक है ना। और तभी वो कहता है कि हाँ ओके तुम जाओ यहाँ से। और तभी जब वो वहाँ से निकलती है और वो चलकर वॉशरूम के जैसे जैसे करीब आ रही होती है तो उसे अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ऐसे जैसे कोई इंटीमेट हो रहा हो, मतलब वॉशरूम में। और सच में हमारी हीरोइन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी तो वो जाकर सीधा यहाँ से आवाजें आ रही होती है वहाँ पे नॉक करती है और कहती है कि कौन है अंदर, तुम लोगों की यहाँ पर किसी ने कंप्लेंट की है, देखो जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी तुम कर रहे हो उसे फिनिश करो और बाहर आओ। पर आवाजें तो और तेज होने लगी थी और तभी हमारी हीरोइन का गुस्सा और बढ़ जाता है और फिर वो कहती है कि देखो इससे पहले कि तुम्हें एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े, मतलब कि यहाँ पर कोई और लोग आ जाएं या मैं कुछ गलत बोलूं, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम जो भी कर रहे हो फटाफट करो और बाहर निकलो। और तभी फिर उसका ध्यान जाता है एकदम से दरवाजे की ऊपर, क्योंकि उस शख्स ने अपना हाथ ऊपर की ओर कर लिया था और वो देखकर तो हमारी हीरोइन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। और कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ भी रही थी कि सामने वाला ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। और सच में वो उसका ये रवैया देखकर काफी इरिटेट हो जाती है। और फिर एकदम से अंदर से आवाज आने लगती है उस लड़की की, जो कि कहती है रुक जाओ, देखो मुझे लग रहा है कि बाहर बाहर कोई है, हमें रुक जाना चाहिए। और लड़की की ये आवाज सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि शुक्र है कम से कम उसे तो समझ में आ रहा है कि बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा है। और तभी फिर वो दोबारा अपनी बात को रिपीट करते हुए नॉक करती है और कहती है कि देखो अगर तुम दोनों का काम खत्म हो गया हो तो प्लीज जल्द से जल्द बाहर आओ। और तभी हम एकदम से देखते हैं कि दरवाजा ओपन होता है, सामने वाला शख्स अपने हाथ से उस दरवाजे को खोलने लगता है और हमारी हीरोइन घूर कर सामने की ओर वॉशरूम में देखने लगती है कि आखिर था कौन। और जब वो शख्स वहां से निकलता है तो वो मतलब गाने गा रहा होता है। ऐसे मौके पे कौन गाने गाता है जबकि उसे पता है कि बाहर कोई खड़ा है और उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देख रही होती है कि व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है मतलब के। और जब वो उसे सामने मतलब पीठ के पीछे से देखती है तब तो और हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रिस्ट होता है, उसने एक प्रिस्ट के कपड़े पहने होते हैं।
ये सब देखकर तो एकदम से हान स्यूरिंग और ज्यादा परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और अपने ख्यालों में खोए हुए वो ये तो भूल ही गई थी कि यहाँ पर एक लड़की भी है। और पीछे से एकदम से उस लड़की की आवाज आने लगती है और वो कहती है, प्लीज क्या मेरे लिए तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगी। हाँ, और हमारी हीरोइन उसे देखकर और परेशान और इरिटेट हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, जो भी करना है ना फटाफट करो, और यहाँ का जो हाल किया है ना प्लीज उसको ठीक कर देना, इसको अच्छे से साफ करके बाहर निकलो तुम दोनों। और फिर सामने की ओर देखने लगती है उस शख्स को गुस्से से, और वो शख्स तो बड़े मजे से अपना हाथ मुंह धो रहा होता है। और तभी ये सब कुछ करते हुए वो सामने की ओर मिरर में देखने लगता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन की परछाई भी उसे साफ नजर आ रही होती है। और जब वो उसे देखता है तो एकदम से चौंक जाता है और उसके मुंह से रशियन भाषा में कोई और नाम निकलता है जिसका मतलब होता है सोनिया। और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और सोचती है कि ये देखने में तो कोरियन लग रहा है मगर बोल ये रशिया भाषा रहा है, तो इसका मतलब क्या है और ये बोल क्या रहा है। मगर वो शख्स तो ऐसे एकदम से चौंक जाता है मानो उसने कोई भूत को देख लिया हो। तभी तो वो पलटकर अपनी नजरों से हमारी हीरोइन को घूर घूर कर देखने लगता है और हमारी हीरोइन भी उसे घूर कर वैसे ही देख रही होती है कि आखिर इस वक्त इसके दिमाग में चल क्या रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। पर वो तो सच में बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी तो पलटकर वो उसे देखते हुए फिर से कहता है, सोनिया। और हमारी हीरोइन को ये खतरे की घंटी लगती है। तभी तो वो थोड़ा सा पीछे हटती है और उसे घूरने लगती है और वो शख्स चुपचाप हमारी हीरोइन के पास आता है और आकर उसे देखने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन सेल्फ डिफेंस में बोलने लगती है, यहाँ पर एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और तुम इस वक्त कानून का उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और खुद को डिफेंस करते हुए हमारी हीरोइन अपने हथियार को आगे की ओर कर लेती है। और तभी फिर वो गुस्से से बोलती है कि देखो, मेंस वॉशरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धो लो, यहाँ से निकल जाओ अब। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इसके नेक्स्ट पार्ट को। और शुरू में ही हम देखते हैं कि एक अजनबी के मुंह से अजीब सा नाम सोनिया सुन के वो काफी परेशान सी हो जाती है कि आखिर ये किसका नाम ले रहा है और ये इस तरीके से अचानक उसे पलटकर क्यों देख रहा है और उसके करीब क्यों आने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारी हीरोइन एकदम से चौकन्नी होते हुए अपने ग्रिप के साथ अपने उस छड़ी को पकड़ लेती है जो अभी अभी तेह ने उसे दी थी। और तभी फिर वो उसे निकालते हुए कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें अपना हाथ मुंह साफ करना भी है ना तो जाके मेंस रूम में वॉश करो, ठीक है ना, चुपचाप यहाँ से निकलो। पर वो शख्स तो इस वक्त पूरे तरीके से हान स्यूरिंग को घूर घूर कर देखे जा रहा हो, मानो सच में उसकी पहचान कर रहा हो, शायद उसके जैसी कोई और लड़की की, शायद जिसे वो बहुत पहले से जानता हो, जहाँ वो हान स्यूरिंग ही थी। कुछ भी हो सकता है, मगर हमारी हीरोइन तो इन सब चीजों से अनजान थी और उसे बस ये पता था कि यहाँ पर इस वक्त खतरे का समय चल रहा है। और फिर वो अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है मानो कि उसे सजा देने के लिए कह रहा हो। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखती है कि क्या ये चाहता है कि मैं अपनी छड़ी से इसे मारूं। मगर फिर वो एकदम से अपने बाल अपने हाथों के साथ संवारने लगता है और अपने बालों को संवारते हुए हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी तरफ देखकर एक बार प्लीज बोलोगी टीथ। असल में मुझे तुम्हारे ना दांत गिनने हैं कि तुम्हारे दांत कितने हैं और क्या तुम ये मेरे लिए कर सकती हो। ये बोलकर वो अजीब सी स्माइल के साथ हमारी हीरोइन को देखने लगता है और हान स्यूरिंग तो एकदम से अजीब सा महसूस करने लगती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, ये नहीं कर सकती तो फिर मुझे अपना नाम ही बता दो। और क्या तुम कोरियन हो, कोरिया में ही रहती हो, क्या कभी कोरिया से बाहर नहीं गई, मतलब रशिया वगैरह। और ये बात सुनते ही हमारी हीरोइन तो अपनी छड़ी निकाल लेती है उससे दूरी बनाए रखने के लिए। और फिर वो उसे देखने लगता है कि हाँ ये तो गड़बड़ हो गई, लगता है कि तुम
मेरी बातों से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई हो, है ना? और तभी हमारी हीरोइन गुस्से में उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ से खुद निकलोगे या मैं तुम्हें यहाँ से खुद खींचकर बाहर निकालूं। और ये बात सुनते ही वो एकदम से हमारी हीरोइन को देखने लगता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम मुझे यहाँ से खींच कर निकालो? हाँ, क्या सच में तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? और ये बोलकर वो अपनी अजीब सी मिस्टीरियस सी आंखों से उसे गौर से घूर कर देखने लगता है। और हमारी हीरोइन भी उसे गुस्से से घूर रही होती है। पता नहीं सबको ऐसे क्यों लगता है कि हमारी हान स्योरिंग काफी वीक है, छुई मुई सी। मगर इससे पहले कि वो बेचारी कुछ और सोच पाती, वो एकदम से नीचे की ओर देखने लगता है और हमारी हीरोइन परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। और तभी फिर वो उसके पाँव को पकड़ लेता है। देखते ही देखते वो सामने की ओर हमारी हीरोइन को घूरने लगता है और फिर उसकी पैंट के पहले नुक्कड़ को देखने लगता है। और हमारी हीरोइन तो उसके इस बिहेव से बहुत ही ज्यादा एकदम से चिढ़ सी जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी तो वो उसे गुस्से से अपने दांत पिचकाते हुए कहती है कि सच में ये क्या घटिया ठरके इंसान है, ये कर क्या रहा है? उसका गुस्सा तो पूरे सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और तभी तो वो गुस्से से लाल हो जाती में ही हम देखते हैं जब वो प्रेस्ट बदतमीजी कर रहा होता है हमारी हीरोइन के पैर को पकड़कर वो उससे एकदम से अपने पैर से धक्का देती है और वो साइड पे गिर जाता है। और तभी फिर वो फोन पे अपने पार्टनर से बात करते हुए कहती है कि मैं इस वक्त वॉशरूम जोन 2/B के पास हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान है जो वॉशरूम से निकलने का नाम नहीं ले रहा है और अब मैं इसका क्या करूँ? क्योंकि अगर लॉ के बारे में बात की जाए तो हमें पढ़ाया गया है कि हम प्रिस्ट का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इससे पहले कि हमारी हीरोइन कुछ और बोल पाती तभी वो शख्स कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। मतलब कि फिर से वो हमारी हीरोइन के हाथों को पकड़ लेता है ताकि वो फोन पर बात ना कर सके। और उसकी इस तरीके से चालाकी को देखकर हमारी हीरोइन भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना तेज भी है। और तभी फिर वो मुस्कुराकर हमारी हान स्योरिंग की ओर देखने लगता है और कहता है कि हाँ, मैंने कहा था ना, तुम्हें एक बार कहना चाहिए तीत, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर तुम मेरी बात सुन लेती ना तो ये नहीं करना पड़ता। और तभी फिर वो गुस्से से हमारी हीरोइन के बालों को एकदम से खींचने लगता है और हमारी हीरोइन ई करके चिल्लाने लगती है और एकदम से वो फिर पीछे की ओर हट जाता है, जिससे हान स्योरिंग एकदम से सोच में पड़ जाती है कि इसने अभी अभी क्या किया। और अभी अचानक से और तभी पीछे वो पलट कर देखते हुए गुस्से से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी फिर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैंने अभी अभी कहा ना, तुम्हें कहना चाहिए था ठीक, पर तुमने नहीं कहा, इसलिए तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ना। और तभी वो अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर खड़े कर लेता है और हमारी हीरोइन गौर से उसे देखने लगती है। उसके हाथों पर हमारी हीरोइन के बाल होते हैं और तभी फिर वो गुस्से से उसे देखकर कहती है कि इन बालों को अभी के अभी इसी जमीन पर फेंको। और तभी वो प्रिस्ट और भी अजीब सा चेहरा बनाकर उसे गौर से घूरने लगता है और घूरते हुए अपने कदमों को फिर आगे की ओर बढ़ाने लगता है और हान स्योरिंग के पास आ जाता है और फिर करीब आकर उसके पास कहता है कि एक बात कहूँ तुम्हें, तुम्हारी जैसी जो लड़कियां होती है ना, मुझे उनके करीब आकर और उनके साथ बहुत कुछ करके बहुत मजा आता है। और ये बोलकर वो उसके चेहरे को लिक करने लगता है और हमारी हीरोइन तो उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक होती है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता उसे कि उसके साथ इस वक्त ये क्या हो रहा है। और तभी जब वो होश में आती है तब तक वो पीछे हटके वहां से निकलने लगता है और तभी हमारी हीरोइन चिल्लाते हुए कहती है हे रुक। और अगर वो वहां से निकल जाता है और तभी उसे पीछे से एक आवाज आने लगती है, हाँ, यहाँ पर सिर्फ मऊ का ही जो आज फंक्शन है वो नहीं चल रहा है, असल में यहाँ पर
गरीबों की मदद करने के लिए यहाँ पर फंडिंग के लिए भी एक इवेंट होल्ड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग चर्च से लोग आए हैं, यहाँ पर यानी कि प्रिस्ट को बुलाया गया है और वहां पर प्रिस्टेस का बहुत ज्यादा भंडार आया हुआ है। और ये प्रिस्ट ने क्या कहा था मुझे, ये कहाँ से आया है, ये रशिया से ऑर्थोडॉक्स चर्च से है आई थिंक, हाँ, और इसलिए इसके साथ पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। ये कुछ अजीब सा है, सच कहूँ तो इसका टेस्ट भी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से उसे देखकर कहती है, टेस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या बता सकती हो? और तभी फिर वो कहती है कि हाँ मैं बता सकती हूँ। असल में जब हम लोग सेक्स कर रहे थे वॉशरूम के अंदर, तो वो शख्स कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। मतलब ये कि उसने मेरी जांघों को पकड़ के रखा हुआ था, पता नहीं क्यों। मतलब वो ना उसे लिक कर रहा था, ना बाइट कर रहा था, ना ही मतलब कि काट रहा था, तो उसको पकड़ के क्यों रखा था उसने, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। और तभी हमारी हीरोइन को याद आता है कि वो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा था यहाँ पर। मतलब कि वो उसके जब पाँव को पकड़कर ऊपर कर रहा था उसकी पैंट को, तो वो उस वक्त उसकी जांघों को ही हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी हमारी हीरोइन ने उसे धक्का देके पीछे कर दिया था। और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था। और तभी फिर वो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, पर क्या कह सकते हैं, कईयों के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, क्यों तुम इस बात को मानती हो ना? पर सच कहूँ उसका ये टेस्ट काफी अलग था। मतलब वो अपना एटीट्यूड दिखा रही होती है इस वक्त हमारी हीरोइन को। और ये सीन यहीं पे खत्म होता है और सीधा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम उसी प्रिस्ट को दुआ करते हुए देखते हैं किसी पेशेंट के बेड के पास बैठकर, और वो कह रहा होता है कि इस इंसान के गुनाहों को माफ कीजिएगा, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं गॉड, मैं जानता हूँ कि इसके गुनाह माफी के लायक नहीं हैं और इसने जो अपनी जिंदगी भोगी है अब वो भी बहुत दर्दनाक है, इसीलिए तो अब मैं इसकी जिंदगी कम करके इसे आपके पास भेजने वाला हूँ फादर। हाँ मैं चाहता हूँ कि आप अब इसकी रूह को अपने पास संभाल के रखें जो मेरे जरिए आपके पास आ रही है, ताकि इसे शांति मिल सके। ये बोलकर वो एकदम से अपने उस क्रॉस को खोलता है जो उसने गले में लटका के रखा था। उसके अंदर एक सिरिंज होती है, जाने कि वो पहले ही कत्ल का इरादा करके यहाँ पर पहुंचा हुआ था। और तभी फिर वो अपने भगवान के साथ मन में बातें करता हुआ कहता है कि भगवान क्या आप जानते हैं, आज मुझे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल सोनिया की तरह थी। सच में सोनिया मुझे बहुत देर पहले छोड़कर चली गई और मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं अकेला तन्हा हूँ उसके बिना, इसलिए उसका मेरी जिंदगी में वापस आना बहुत जरूरी है। और अब वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी छुपी हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा अपने लिए, मैं उसे अपने पास रखूंगा। बस मेरी सोनिया और मैं, हमारी जिंदगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे इस वक्त। और उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने अभी इसी वक्त कितना बड़ा क्राइम किया है। मतलब कि वो इतना शांत होता है ये मर्डर करने के बाद भी, और उसकी जुबान पे सिर्फ एक नाम होता है, सोनिया। इसके साथ ही सीधा सीन शिफ्ट होता है और सीधी कॉल आती है हमारे हीरो को। तभी कोई उसे जानकारी देते हुए कहता है कि वो सिंह यहाँ पर मंगोलिया के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के एजेंसी के जो हेड थे उनकी मौत हो चुकी है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम करके वापस आना होगा। कह रहे हैं कि उसकी जो मौत हुई है वो असल में दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई है, पर हमें ये साफ साफ कत्ल लग रहा है। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा तो बताओ जरा सस्पेक्ट कौन है। सामने वाला फिर पूरी जानकारी देते हुए कहता है कि किया है, एज है 28 और ये कोरिया के वंशज की 3rd जनरेशन है। और अगर बात की जाए तो इस वक्त ये प्रिस्ट है ऑर्थ के एक चर्च में। ये हमारी ऑल से भी एक बार मिल चुका है, मगर एक बार छोटी सी ही मीटिंग हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे वो उस पर गहरी छाप छोड़ सके, इसलिए डरने वाली तो कोई बात नहीं है।
और ये बात सुन के हमारे हीरो तो एकदम से फिर से घबरा जाते हैं। और तभी फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि ये भी पता चला है कि ये फर्स्ट क्लास का बोगीमैन है। बोगीमैन का मतलब है जिसे डरावना शैतान भूत कहा जाता है, उसे वो बोला गया है। मगर ये कंफर्म नहीं हुआ है, मगर फिर भी तुम्हें जल्द से जल्द अपना यहाँ पर जो तुम्हें मिशन मिला है वो कंप्लीट करके वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है। और हमारे हीरो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये हांसियो रिंग से मैंने छुटकारा पाने की कोशिश बहुत की, मगर फिर भी जब ये मेरे से दूर नहीं गई तो मैंने सोचा कि इसे अपने करीब रखकर ही इसे सेफ रखना सबसे अच्छी बात है। मगर ये औरत मानती ही नहीं है, पता नहीं कहां से डेंजरस चीजें पास ले आती है। और तभी फिर वो उस पुराने वक्त को याद करने लगता है जब हमारी हीरोइन चिल्लाते हुए उस पर कह रही होती है कि तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस बार उनसे बात करने की, और फिर से अब मुझे फिर से कुछ और डेंजरस सोचना होगा ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। हाँ, हमेशा मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। जब वो मेरे हाथ में आने लगता है तब वो मुझसे दूर चला जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और अब इस बार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं फिर से उसके करीब आ सकूं। और ये बात सोचकर हमारे हीरो को गुस्सा आ रहा होता है। और तभी फिर वो अपने एजेंट को फोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वो जो किम है उनकी लाश के बारे में कहा था, उसका हुआ कि नहीं कुछ। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए ये सब किम ह्योन की वजह से ही हो रहा है। एक दिन बस उसकी वो लाश सामने आएगी और इस हांसियो रिंग की आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी हकीकत को लेके। तब शायद वो इन खतरों से दूर हो पाए, तब शायद मैं